Dear students, welcome on my YouTube channel Study Zone by ZD Sir। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहले आपको मिल सकें। अपन बात कर रहे थे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स से रिलेटेड 7-8 लेक्चर्स अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन बात करना चाहेंगे द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR फिनोमिना। इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस, कि आप रिफ्लेक्शंस को रिफ्लेक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ द TIR, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। It means here we are using the phenomena of the reflections to prove out the basic reflection phenomena. There are the three important conditions. These conditions are to be when the light rays are to be moved from denser to rarer mediums. Sometimes ये पूछा जाता है कि write down any two necessary conditions of the TIR formulations. कि TIR कब हाइफेंस होगा उसके लिए जो बेसिक necessary conditions है वो राइट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशंस व्हेन द लाइट रेज आर टू बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। यदि आपके पास डेंसर टू रेरर मूव कर रही है तो ही आपके पास क्या फॉर्मुलेशंस होगी, TIR होगी। रीजंस, यदि अपन बेसिक फिनोमिना को समझें कि व्हेन ए लाइट रेज आर टू बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम एंड इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो जैसे अपन डेंसर टू रेरर जा रहे थे तो फॉर्मुलेशंस क्या बन रही थी, डेंसर से रेरर में द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज टू बी इंक्रीज। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो आपके पास इंक्रीज हो रहा था। दैट्स व्हाई आवर मोटिव इज टू बी इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस अप टू ए लिमिटेशंस। इट मींस इट इज टू बी ग्रेटर देन द 90 डिग्री, और जब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा देन द लाइट रेज आर टू बी रिफ्लेक्टेड अगेन इनटू द सेम मीडियम, और वो सेम मीडियम में आ जाएगी। देन योर रिफ्लेक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस। मतलब बेसिक फिनोमिना इस तरीके की है कि आपके पास लाइट रेज है, ये इंसिडेंट हुई, एंड व्हेन वी आर जस्ट टू बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम तो फॉर्मुलेशंस क्या बनती हैं, डेंसर टू रेरर के रेस्पेक्ट में लाइट रेज सीधी न जाके क्या करेंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। और ये जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी इट मींस जैसे जैसे अपन इस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी शिफ्टिंग किधर होती जाएगी, इधर होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्वल टू 90, उसको अपन क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। When this angle is to be further increased, जब इसको 90 से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये लाइट रेज किस टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इस टर्म्स में। देन जब ये लाइट रेज यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इट मीन सेम मीडियम में आ गई, तो इट इज टू बी द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। और ये जो फॉर्मुलेशंस अपन ने पढ़ी इसी को अपन क्या बोलते हैं, TIR फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। तो द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशंस फॉर द हैपनिंग ऑफ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज टू बी light rays are to be moving from denser to rarer medium। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर rarer to denser क्यों नहीं होता। तो देखिए इसी फिनोमिना को यदि अपन चेंज करें, इट इज टू बी मूविंग फ्रॉम rarer to denser, तो ये फॉर्मुलेशंस डेंसर मीडियम में किधर शिफ्ट होगी, इट इज टू बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रेज जो सीधी जानी थी वो इधर शिफ्ट होगी। इसको जितना आप इंक्रीज करोगे ये टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। इसका मतलब ये कभी भी इस वाले मीडियम में वापस नहीं आएगी। इट मींस इन दिस पर्टिकुलर फिनोमिना वी आर नॉट टू बी कंसीडरिंग कि व्हेन द लाइट रेज आर टू बी मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर। तो जब भी लाइट रेज रेरर टू डेंसर मूव करेगी तो वहां पे कोई भी TIR नहीं होगा। TIR is only happens when the light rays are to be moving from denser to rarer। तो देखिए इसने डेंसर टू रेरर मूव करना स्टार्ट किया, इट इज टू बी द फर्स्ट कंडीशंस। In these conditions, when we are moving from denser to rarer, then our angle of refraction is to be greater than angle of incident। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि रेरर टू डेंसर में क्या होगा और डेंसर टू रेरर में क्या होगा। डेंसर टू रेरर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेरर टू डिफ्रेक्शन, रेरर टू डेंसर, देन फॉर्मुलेशंस क्या होगी, इट इज टू बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेस देन एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द सेकंड पॉइंट बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द थीटा आई। इट मींस अब अपन क्या कर रहे हैं, थीटा आई की वैल्यू को और इंक्रीज करते जा रहे हैं। थीटा आर इज टू बी इंक्रीज टुवर्ड्स द 90। थीटा आर, ये जो थीटा आर था इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और ये इंक्रीज होते होते किधर चली जाएगी, टुवर्ड्स द 90 और ग्रेटर देन 90, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90।
तो जब ये लेस देन 90 है तब तक तो ये फिनोमिना कैसी है, इट इज टू बी नोन एज द रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ये 90 डिग्री पे आ गई तो ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन के केस में आ गई, इट मींस इट इज टू बी मूविंग अलोंग दैट पर्टिकुलर सरफेस। जब ये 90 हुआ तो ये वाला एंगल किस इस वैल्यू पे 90 हुआ, इसका मतलब ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये एब्जॉर्प्शन का केस आ जाएगा। व्हेन इट इज टू बी ग्रेटर देन 90 तो ये लाइट रेज वापस किधर चली गई, इधर चली गई, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्मुलेशन बन गई। इट मींस हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग तीन केसेस को अपन ने यहाँ पे कंसीडर किया है, थीटा आई लेस देन थीटा सी। फर्स्ट जब ये लेस देन है थीटा इक्वल टू थीटा सी एंड थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी। तो उन्हीं फॉर्मुलेशंस को अपन अभी डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। इट इज टू बी द बेसिक फिनोमिना। नाउ the value of the theta equal to theta c when the theta is equal to theta c is to be the critical angle here। इसका मतलब आपके पास जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। इन दिस केस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो किस टर्म्स में चला जाएगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री चला जाएगा, इट मींस दीज आर द थ्री बेसिक फॉर्मुलेशंस। तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राइट डाउन एनी टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द TIR, first one is light rays are always moving from denser to rarer. Second thing, the angle of incident theta I should be greater than theta c, it is to be greater than the critical angle. These are the basic necessary conditions for the TIR. Now in terms of the graphical presentations, it is to be the graphical presentation. Here we are considering this surface is to be the reflecting surface. ये जो सरफेस है ये कौन सी आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। Here we are considering a light source। यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई भी लाइट का सोर्स है। तो इन केस नंबर 1, फर्स्ट केस में लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट एट ए पर्टिकुलर एंगल θ1। तो ये किस पे इंसिडेंट हुई, θ1 पे। देन एज पर द रिफ्लेक्शन फिनोमिनास दे आर टू बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मींस इट इज टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे अवे शिफ्ट होगी तो आपके पास इट इज टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। ये तो कौन सी आपके पास इंसिडेंट रे, मतलब इसको I1 रे फर्स्ट इंसिडेंट रे बोल सकते हैं एंड इट इज टू बी द R1 रे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड केस व्हेन द लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट, इस एंगल को अपन ने चेंज किया है, वी आर जस्ट टू बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट। इन दिस केस यदि अपन फिनोमिना देखें θ2 ग्रेटर देन θ1, θ2 ऑलवेज ग्रेटर देन है θ1, इसी रेस्पेक्ट में θ3 ग्रेटर होगा θ2 से और θ4 ग्रेटर होगा θ3 से। तो धीरे धीरे अपन किसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट वैल्यूज आर टू बी इंक्रीज्ड। केस इट इज टू बी द रेशियो ऑफ द θ1, θ4, θ3, θ2, θ1, इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो वी आर जस्ट टू बी इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। θ1 सबसे लेसर है, θ2 उससे थोड़ा ग्रेटर किया, θ3 और इंक्रीज किया, θ4 और इंक्रीज कर दिया। नाउ द फॉर्मुलेशन θ1 के रेस्पेक्ट में इट इज टू बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो θr1 होगा। θ2 के रेस्पेक्ट में इट इज टू बी द θr2। जैसे θ1 के रेस्पेक्ट में θ2 ग्रेटर है, वैसे सिमिलरली θr2 भी इज ग्रेटर देन θr1, तो θr2 इज ग्रेटर देन θr1। सिमिलरली θ3 इज टू बी ग्रेटर देन θ2, θ3 किससे ग्रेटर है, θ2 से, तो वैसे ही θr3 ग्रेटर देन किससे होगा, θr2 से। सिमिलरली θ4 is to be greater than θ3, that's why θr4 it is also to be greater than θr3। तो ये भी किससे ग्रेटर हो जाएगा, θr3 से। तो फॉर्मुलेशंस यदि θ1, 2, 3, 4 का ऑर्डर ये है तो उसके रेस्पेक्टिव में जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा उसका भी ऑर्डर यही होगा। बट हियर इफ इट्स टू बी द मीडियम आर टू बी चेंज्ड, देन इसके ऑर्डर के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रेटर देन इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द लेस देन। लेकिन वो किस केस में होगा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। हियर वी आर कंसीडरिंग द TIR फॉर्मुलेशंस एंड इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल व्हेन इट इज टू बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो देखिए केस नंबर 3 की अपन बात करते हैं। θ2 को अपन ने फर्दर इंक्रीज किया तो θr आपके पास इंक्रीज होके कितना आ गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आ गया इट मींस द रिफ्लेक्टेड रे इज टू बी, ये कौन सी आपके पास R3 रे, थर्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होगी, इट इज टू बी अलोंग द सरफेस, इट मींस इट इज टू बी द केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन। RAT रेट का फॉर्मुलेशंस पढ़ा था, रिफ्लेक्शंस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशंस। तो अभी तक इन दोनों केस में ट्रांसमिशन होता था, हियर इट इज टू बी द एब्जॉर्प्शंस। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी फर्दर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द θ3। अब भी अपने मन को शांति नहीं मिली, अपने
थीटा को और इंक्रीज कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट को। तो जैसे अपन इस थीटा 3 को और इंक्रीज करके किसमें किया, थीटा 4, देन थीटा r3 is also to be increased, it is to be greater than 90, और ये जब greater than 90 में जाएगा then this light ray it is to be the r4 ray, it means it is to be the fourth refracted ray or it is to be the first reflected ray. It is to be the reflected ray because it is to be moved into the same medium. Earlier we had discussed about the refraction and the reflection. तो reflection में यही पढ़ा था, when light rays are to be incident upon a particular surface, it is to be moved back into the same medium, it means it is to be the reflection. तो ये इसी मीडियम से चली और इसी मीडियम में वापस आ गई, it means it is to be the reflected ray. Here the angle is to be theta r4, it is to be greater than 90. Then theta 3 की जो वैल्यू थी, it is to be known as the critical angle. ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा. Now we are just to be discussing about the case A, B, C and D. Here it is to be the case number A, it is to be the case number B, case number C and the case number D. So first and second case, in both the cases theta is to be less than theta C. It means when our angle of incident it is to be less than angle of critical. तो कोई TIR होगा क्या, नहीं होगा. It is to be in terms of the normal refraction phenomena. तो यहाँ पे कोई भी TIR नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, नॉर्मली रिफ्लेक्शन होगा. क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. केस नंबर सी, थर्ड केस की बात करते हैं, थीटा आई इक्वल टू थीटा सी. तो यहां पर भी क्या आपके पास ये फॉर्मुलेशंस नहीं बनी, ये तो आर बना, सॉरी इट इज टू बी द टी, इट इज टू बी द ए, इट इज टू बी द आर, रेट बन गया अपना. तो यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा सी, तो फॉर्मुलेशंस क्या होगा, इट इज टू बी द एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल के रेस्पेक्ट में जो आपके पास फिनोमिना होगी, इट इज टू बी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नॉट TIR येट, यहाँ पर TIR अभी तक नहीं हुआ है. इन केस नंबर 4 व्हेन थीटा इज टू बी ग्रेटर देन थीटा सी, इट इज टू बी TIR हैपेंस. तो TIR किस रेस्पेक्ट में होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन थीटा सी. बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि TIR इज हैपेंस व्हेन. ऑप्शंस में गिवन होता है थीटा आई लेस देन थीटा सी, थीटा आई इक्वल टू थीटा सी, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी, एंड फोर्थ ऑप्शन होता है थीटा आई ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी. कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन थीटा आई लेस देन थीटा सी पॉसिबल ही नहीं है, रिफ्लेक्शन होता है. थीटा आई इक्वल टू थीटा सी एब्जॉर्प्शन होता है, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी TIR होता है. बट फोर्थ ऑप्शन पे जैसे आए थीटा आई ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी, फॉर्मुलेशन क्या बनी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ दोनों पे होता है, बट द आंसर इज टू बी रॉन्ग. आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी. इक्वल पे कभी भी TIR नहीं होता, बी केयरफुल अबाउट इट. तो यदि ये पूछा जाए कि TIR कंडीशन इज, तो इट इज टू बी थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी. नेक्स्ट अपन इसके लिए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशंस कि जब आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द फिनोमिना व्हेन थीटा आई इज टू बी इक्वल टू द थीटा सी. इट मींस क्रिटिकल एंगल के लिए आप स्नेल्स लॉ को फाइंड आउट कर रहे हैं. फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी, इट इज टू बी योर रिफ्रैक्टेड सरफेस एंगल, ये आपने इंसिडेंट किया, इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस व्हेन थीटा आई इट इज इक्वल टू द थीटा सी. ये कौन सी आपके पास, इंसिडेंट रे, और ये जो सरफेस है इस पे रिफ्रैक्ट होकर अब क्या फॉर्मेशन बनेगी, दिस लाइट रेज आर टू बी ट्रेवल्ड लाइक दिस. ये लाइट रे किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी. इन दिस केस योर थीटा आर इट इज टू बी इक्वल टू 90 डिग्री. हियर द इट इज टू बी द म्यू 1, इट इज टू बी द म्यू 2. तो वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. अपन ने फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, μ1 sin थीटा आई इक्वल टू μ2 sin थीटा आर. फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, μ1 sin थीटा आई इक्वल टू μ2 sin थीटा आर. वहां पर भी ध्यान दीजिए, मैंने बताया था μ1 वो होगा जिसमें लाइट रेज इंसिडेंट होगी, μ2 वो होगा जिसमें रिफ्लेक्ट होके जाएगी. तो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, डेंसर टू रेयर. तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि जो रेयर मीडियम है वो कौन सा है, एयर है. इसके रेस्पेक्ट में अपन कोई भी वैल्यूज ले लेंगे, थीटा सी की कुछ टिपिकल वैल्यूज की भी बात करेंगे, बट पहले अपन एक बार एक्सप्रेशंस को डिराइव कर लेते हैं. हियर इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द μ1 sin थीटा आई की वैल्यू कितनी है, थीटा सी, थीटा इक्वल टू थीटा सी इक्वल टू
mu2, it is to be sin 90 degree because theta r is equal to 90 degree. Then the value of the sin 90 कितना होता है? It is to be equal to 1. That's why equation किस टर्म्स में आ जाएगी? mu1 sin theta c equal to mu2. Then the sin theta c, it is to be written down in terms of the mu2 upon mu1. तो यहां से sin theta c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mu2 1 upon mu. Then the theta c is to be in terms of the sin inverse 1 upon mu. तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई? क्रिटिकल एंगल की. दूसरी इसी फॉर्मुलेशंस को अपन रीअरेंज करें, इसी इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं? mu इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा c. तो न्यूमेरिकल्स में ये चीजें बहुत सी जगह यूज आएंगी जब आपको mu से sin थीटा c. दीज आर द फॉर्मुलेशंस. तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज आएंगी. ये फॉर्मूला कहां पे काम में लेंगी? जब आपको mu गिवन होगा और थीटा c कैलकुलेट करना होगा. दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड व्हेन थीटा c इज टू बी गिवन एंड mu इज टू बी फाइंड आउट. मतलब आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो अपन उसके लिए क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि आपको क्रिटिकल एंगल दे दे तो उसके रेस्पेक्ट में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मुलेशंस अपने बहुत सी जगह यूज आएंगी. तो ये था आपके पास इसका बेसिक डेरिवेशंस. अब अपन चलते हैं कुछ टिपिकल वैल्यूज जो आपके पास थीटा सी के रेस्पेक्ट में होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज की. एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द टीआईआर. तो यदि मैं कुछ टिपिकल वैल्यूज की बात करूं तो वो टिपिकल वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी होती हैं? इनको अपन लिखते हैं वाटर ग्लास कि मैं यदि वाटर के लिए लिखूं, ग्लास के लिए लिखूं, और थर्ड वन मैं इसको लिखता हूं डायमंड के लिए. अपन ने पहले डिस्कस किया था डायमंड के केस में आपके पास इनकी म्यू की वैल्यू क्या होती थी? ग्रेटेस्ट होती थी. यहां पर अपन बात कर रहे हैं म्यू और थीटा सी की. तो वाटर के लिए म्यू कितना होता था? इट इज टू बी 1.33, इट इज टू बी 1.5, इट इज टू बी 2.42. तो इनके लिए क्रिटिकल एंगल जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मुलेशंस कितनी होगी? इनकी जो वैल्यूज होंगी वो होंगी आपके पास, इट इज टू बी द 48.75, इट इज टू बी द 41.14 और इट इज टू बी द 24.14. These are the some typical values जो आपको डायरेक्टली क्या करनी है? ध्यान में रखनी है. यदि आप वैसे कैलकुलेट करना चाहो तो एज पर फॉर्मुलेशंस थीटा सी इक्वल टू क्या फॉर्मुलेशंस बनता था आपके पास? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू. म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.33. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन एंगल्स वैल्यू इज टू बी 48.75 डिग्री. सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा सी कितना आएगा? इट इज टू बी साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5. इसके लिए कितना आएगा? थीटा सी इट इज टू बी द साइन इनवर्स 1 अपॉन 2.42. तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे थीटा सी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. इट मींस दे आर टू बी इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज साइन आपके पास क्या है? इट इज टू बी इंक्रीजिंग फंक्शंस. नाउ वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्रैक्शंस, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ द टीआईआर. application of TIR. Applications of the TIR की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन आता है इन टर्म्स ऑफ द मिरेज. सेकंड एप्लीकेशन आता है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, एंड थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर कई बार पूछा जाता है. तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन टीआईआर तभी होगा जब अपन डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मिरेज. तो अपन ने देखा होगा व्हेन वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि आपके पास कोई भी एक इस तरीके का पेड़ है, और इस पेड़ की जब अपन कहीं भी दूर डिस्टेंस पे देखते हैं, मान लीजिए आप रेगिस्तान में कहीं घूम रहे हैं, तो आप रेगिस्तान में आगे चलते चलते आपको यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड की तरह दिखाई देता है. मतलब जब आप गर्मियों के दिनों में कहीं भी रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं या फिर नॉर्मली अपन रोड पे भी देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? यूं फील होता है कि कुछ डिस्टेंस पे आपके पास वाटर है या फिर एक प्लेस ऑफ द वाटर जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है. तो ये फॉर्मुलेशंस होती कैसे हैं? जब अपन बात करते हैं कि ड्यूरिंग द डे सीजंस जो आपके पास लेयर्स होती है एनवायरमेंट की, उनका टेम्परेचर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास क्या होगा? सन होगा, तो ये जो टेम्परेचर होगा
वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे इट इज टू बी द इंक्रीज्ड। तो ये जब आपके पास इंक्रीज होगा, मान लीजिए आपके पास कोई भी यूजर यहाँ पे है और इस यूजर की आईज से जो लाइट रेज आपके पास निकलती हैं, वो लाइट रेज क्या करेंगी, ये जो मीडियम्स का डिफरेंस होगा यहाँ पे क्या होंगे, इट इज टू बी द इंसिडेंट, और ये क्या होगा, इट इज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द डेंसर टू रेयर। ये डेंसर टू रेयर के टर्म्स में डिफाइन होगा। तो जैसे ये आपके पास इंसिडेंट लाइट रेज का जो थीटा है इट इज टू बी ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मुलेटेड क्या होगी कि वो TIR, ये जो लाइट रेज है वापस नहीं आती, यही अंदर ही अंदर है TIR होती रहती है। और इसकी वजह से वहां पे आपको क्या दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन ऐसी दिखाई देती है कि वी आर जस्ट टू बी फील लाइक ए वाटर प्लेस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। क्लियर? इट इज टू बी हैपेंस ड्यू टू द densities difference or due to the temperature difference of the different layers of the environment or the atmosphere. Similarly, the brilliancy of the diamond, अपन ने देखा थीटा सी कितना था, इट इज टू बी द 24.14। तो जब भी अपन किसी भी डायमंड के स्ट्रक्चर पर अपन सपोज इट इज टू बी लाइक ए डायमंड और इसके किसी भी स्ट्रक्चर पर अपन इंसिडेंट करेंगे लाइट रेज को, तो जितनी भी लाइट रेज होंगी उनमें से ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% आर टू बी इंसिडेंट एट ए एंगल ग्रेटर देन एंगल थीटा इज टू बी ग्रेटर देन 24.14। इससे ग्रेटर पे जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी दे आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द TIR, तो वो उसके अंदर ही अंदर क्या होती रहेंगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी। और यदि एक लाइट रेज किसी भी ग्लास सरफेस के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है देन इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, वो चमकने लग जाएगा। तो ये फॉर्मुलेशंस थी इन टर्म्स ऑफ द ब्रिलियंसी ऑफ दैट डायमंड। इन लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर ऑप्टिक्स। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है एक्सप्लेन द या राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ऑप्टिकल फाइबर और द फाइबर ऑप्टिक्स। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस टर्म्स में डिफाइन होगा, हियर इट इज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर। इस तरीके की आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर होती है, देन इट इज टू बी द क्रॉस सेक्शन सरफेस ऑफ इट। Similarly, this is to be also the cross-section surface of it. Here the second surface, it is to be the second surface, and here it is to be the third surface. It is to be the third surface. Light rays are to be incident like this. It is to be incidented at particular point, and it is to be travels like this. It is to be the incident light ray with intensity, with a particular intensity. It is to be the refracted ray with a particular intensity. It is to be the jacket. It is to be the cladding, and it is to be the core part. There are the three part: core, cladding, and a jacket. Now the phenomena in terms of the core, cladding, and jacket formulations क्या होती है? These light rays are to be incident into at theta I is to be greater than theta C. क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पे इंसिडेंट होंगी देन इट इज टू बी द TIR। तो वहां पे क्या होगी, TIR फिनोमिना होगी। और TIR का आपको रिजल्ट क्या मिलेगा फाइबर ऑप्टिक्स का, कि जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी थी, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे इट इज टू बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। दोनों की इंटेंसिटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। It means it is to be the method of the transmission in which there is no loss of the intensity or the energy। जहां पे आपके पास जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया उसमें मिनिमम इंटेंसिटी लॉस के साथ अपन ट्रांसमिट करते हैं, एंड इट इज टू बी यूजफुल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जहां पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना होता है वहां पर अपन फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। यदि आजकल आप देखें तो जो फाइबर केबल्स हैं मोस्ट कॉमनली जो भी आपके इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो भी फाइबर टू होम फाइबर की टर्म्स में आ गए, देन देयर आर टू बी कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल फाइबर केबल। द कंडीशंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कंडीशंस क्या बनेगी, हियर द म्यू कोर इट इज टू बी ग्रेटर देन म्यू क्लेडिंग। रीजन क्यों है, क्योंकि फॉर्मुलेशन अपन पहले ही देख चुके हैं, म्यू डेंसर इज टू बी ग्रेटर देन म्यू रेयर। और TIR तभी होगा जब अपन डेंसर टू रेयर मूव करेंगे, इट मींस दिस मीडियम इज टू बी डेंसर, इट इज टू बी द रेयर मीडियम। देन द म्यू कोर इज टू बी ग्रेटर देन म्यू क्लेडिंग। ये कंडीशंस भी कई बार ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिशंस में भी पूछी गई है, एज वेल एज CBSE ने बहुत सी बारें पूछा है।
तो बी केयरफुल अबाउट इट कि म्यू कोर इज टू बी ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग. And the third outer part jacket, it is to be just preventing the this particular entire optical fiber from the environmental situations. ये उनको environmental condition से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. यदि यूजेस की बात करूं तो it is to be useful for the long distance transmission, lossless transmission. These are the basic use of the optical fiber. ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें. यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. यदि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस.